हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रहों को अलग-अलग राशियों में देखते हैं और वहाँ से उनके फ्रेंडलीनेस को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब प्रश्न मार्क के कांसेप्ट को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि ग्रहों को नक्षत्र के आधार पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो ग्रहों के तत्व हैं, अगर नक्षत्रों के भी वही तत्व हैं, तो वहाँ पे वो ग्रह काफ़ी अच्छा फल करने लगते हैं। अगर कभी भी कोई ग्रह उसका कोई एक पर्टिकुलर तत्व उसके नक्षत्र के लेवल के तत्व से विपरीत हो जाता है तो चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र किन किन तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब शुरुआत होती है अश्विनी से, तो अश्विनी से लेकर पहले 5 नक्षत्र जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पृथ्वी तत्व को। पृथ्वी तत्व होने के कारण स्टेबिलिटी वहां पर होती है और पृथ्वी तत्व का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बुध ग्रह के पास है। अगर आपके कुंडली में आपके बुध जो है वो मेष राशि या फिर आपके वृषभ राशि के अंदर आते हैं, तो आपकी कुंडली में बुध से रूल होने वाले जो भी हाउसेस होंगे उसमें कहीं ना कहीं एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पर आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध जो है ऐसे नक्षत्रों में पाए जाएंगे जहां पे वो अपने आप को काफी ज्यादा स्टेबल रखते हैं। इसीलिए बिना किसी तरीके के कोई मॉडिफिकेशन के उन पर्टिकुलर हाउसेस जिनको कि आपकी कुंडली में बुध रूल करेंगे वो अपने रिजल्ट्स दे रहे होंगे। इसके बाद होता है वाटर एलिमेंट, जल तत्व। जल तत्व के जो नक्षत्र हैं वो माने जाते हैं आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा और पूर्व फागुनी। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका जन्म में 3 नंबर की राशि जैमिनी मिथुन राशि के अंदर आद्रा नक्षत्र आता है, जब मृगशिरा का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, तो 6 डिग्री 20 मिनट के बाद से मिथुन राशि में अगर आपको दिखाई दे कि आपके चंद्रमा या शुक्र मौजूद है, मिथुन के बाद ये कर्क राशि में हो सकते हैं और सिंह राशि में हो सकते हैं। लेकिन सिंह राशि में ध्यान रखना होगा कि जो लास्ट की डिग्रीज है तकरीबन तकरीबन 3 डिग्री 20 मिनट, वहां पर नहीं, उसके पहले आपके चंद्रमा अगर मौजूद है या शुक्र मौजूद है तो उनका जो जल तत्व प्रभाव है वो मेंटेन रहेगा। इमोशनल फैक्टर्स और पार्टनरशिप्स को लेकर जो फैक्टर्स है वो मेंटेन रहेंगे अगर शुक्र 3 नंबर की राशि या फिर 4 नंबर की राशि या 5 नंबर की राशि में बैठते हैं। पर्टिकुलर कुछ डिग्रीज हैं जो दूसरे नक्षत्रों की, उसको माइनस करने के बाद ऐसा अगर होता है तो आप देखेंगे कि आपके कुंडली में चंद्रमा और शुक्र जिन भी भावों के स्वामी बनेंगे उनके रिजल्ट्स बहुत नेचुरल तरीके से काफी ज्यादा स्टेबल होकर मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद होता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं आपके उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में। ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो सूर्य और मंगल, ये अगर आपको अपनी कुंडली में सिंह राशि के आखिरी नक्षत्र, सिंह राशि में जो लास्ट डिग्रीज है वहां से शुरू होकर सिंह के बाद कन्या, कन्या के बाद बात करें तो 7 नंबर की राशि तुला राशि और कुछ हद तक 8 नंबर की राशि जो है उसमें अनुराधा नक्षत्र तक। यहां तक अगर आपको सूर्य या मंगल दिखाई देते हैं तो अग्नि तत्व के ग्रह अग्नि तत्व में पाए जाएंगे। अब इसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है इसको समझना पड़ेगा। फायर एलिमेंट का प्लेनेट फायर एलिमेंट में बैठेगा तो इंसान के अंदर गुस्से की प्रवृत्ति काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी, इसको समझिएगा। फायर एलिमेंट का प्लेनेट अगर फायर एलिमेंट में बैठा है तो वो नेचुरल स्ट्रांग हो चुका, और ऐसे स्थिति में आप देखोगे कि लोगों का किसी से भी लड़ाई झगड़ा होना, बहस हो जाना, ये बहुत नेचुरल हो सकता है। यहाँ पे एलिमेंट के साथ कनेक्शन कभी कभी उस पर्टिकुलर प्लेनेट से जुड़े हुए चीजों के साथ हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। जैसे कि चंद्रमा और शुक्र वाटर एलिमेंट में आ गए तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगेंगे। इसी तरीके से बुध जब पृथ्वी तत्व में आएगा तो हर चीज को लेकर इंसान का जो एक लॉजिकल या एनालिटिकल माइंड है वो सब चीजों में कुछ ना कुछ बारीकियां खोजना शुरू कर देगा। अब अगर बात करें वायु तत्व की, तो वायु तत्व के जो नक्षत्र हैं वो होते हैं आपके ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण। यहाँ पे जो आपके ग्रह रूल करते हैं वायु तत्व को वो होते हैं शनि। तो अगर शनि आपके कुंडली में
8 नंबर की राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र से बैठे हों, तकरीबन ये नक्षत्र आपको 20 डिग्री के आसपास से दिखाई देता है। तो अगर आपका जो शनि है वो अप्रोक्सीमेटली 16 डिग्री 20 मिनट या 20 डिग्री के आसपास से 8 नंबर की राशि में बैठे होंगे, तो वहां पे वो काफी ज्यादा अपने आप में बलवान हो जाएंगे। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेजीनेस ये बढ़ सकता है, बीमारियां वो भी बढ़ सकती है, साथ ही साथ हार्ड वर्किंग भी बना सकते हैं। हाँ, इसके बाद इसमें आता है आपका मूला नक्षत्र। मूला के बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण। तो ये जो नक्षत्र हैं ये आपको मिलेंगे किनमें? ज्येष्ठा का जो नक्षत्र है वो मिलता है 8 नंबर की राशि में। मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा जो है ये आपको मिलेंगे 9 नंबर यानी कि धनु राशि में, और श्रवण जो है वो आपको मिलेंगे शनि की अपनी 10 नंबर राशि में। तो कहीं ना कहीं शनि अगर 8 नंबर की राशि में लास्ट की डिग्रियों में हो 20 डिग्री के आसपास से, दूसरा कि वो 9 नंबर की राशि में हो या फिर 10 नंबर की राशि में भी हो, तो कहीं ना कहीं शनि अपने आप में स्ट्रांग होंगे। उनके जो भी भाव आपकी कुंडलियों में हैं उनके रिजल्ट्स को वो एक तरफा रूल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, आखिरी में बचता है आकाश तत्व, इसे हम कहते हैं ईथर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं गुरु के द्वारा। गुरु का जो तत्व है वो आकाश तत्व है। आकाश तत्व ऊंचाइयों को पहुंचाने का प्रयास करता है। तो जो आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र है, इनके अंदर अगर गुरु बैठे होंगे तो गुरु यानी कि जुपिटर अपने आप में काफी ज्यादा प्रबल माने जाएंगे। ये नक्षत्र आपको कहाँ मिलेंगे? 10 नंबर की राशि में कुछ हिस्से में धनिष्ठा नक्षत्र आता है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर की राशि में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद आता है। 12 नंबर की राशि यानी कि अगर हम बात करें मीन राशि, तो वहां पर आपको पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और फिर रेवती नक्षत्र मिलता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपकी कुंडली में गुरु जो है वो या तो 10 नंबर की राशि में आखिरी की डिग्रियों में बैठे हों, तो अन्यथा 11 नंबर की राशि में और 12 नंबर की यानी कि कुंभ और मीन राशि में बैठे होंगे, तो फिर गुरु का जो प्रभाव है वो थोड़ा ज्यादा बलवान हो जाएगा। अब इसमें चुनौतियां कब आएंगी? चुनौतियां तब आएंगी जब ग्रह अपने तत्व को छोड़ के अपने विपरीत तत्व में चला जाए। जैसे कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं मंगल और सूर्य, अगर वो उठे और जल तत्व की राशि में चले जाएं तो चुनौतियां कहीं जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करें आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा और पूर्वा फागुनी, तो इस हिसाब से सूर्य और मंगल अगर 5 नंबर की राशि में भी गए हों या फिर 4 नंबर की राशि में गए हों या फिर 3 नंबर की राशियों में गए हों, वहां पर जो तत्व है उन ग्रहों का वो थोड़ा सा ब्लेंड होने लगेगा, मिक्स होने लगेगा। ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर जो राशि है उसने भाव प्रभाव से अपने आप को काफी ज्यादा बलवान कर लिया, तब हम देखेंगे कि रिजल्ट्स काफी हद तक ब्लेंड होंगे, मॉडिफाई होंगे। अन्यथा हम ऐसा देखेंगे कि सूर्य या मंगल में जो तेज है किसी कार्य को करने का, वो एक जल तत्व में आने के कारण इमोशनल हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे इस चीज को भी ऐसा नहीं कह सकते कि फायर एलिमेंट में इंसान का एग्रेशन बढ़ रहा था तो वाटर एलिमेंट में आने से वो एग्रेशन कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए अच्छी बात है नहीं। कभी कभी ऐसे में क्या होगा, जहाँ पे आपको अपना पराक्रम दिखाना है, जहाँ पे आपको अपना एक फैक्टर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी है, वहां पे आप हो सकता है कि अपने आप को दबा हुआ महसूस करो। इसलिए जब प्रिडिक्शंस होंगी तो काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नक्षत्र के साथ साथ आपकी राशियों के भी कुछ तत्व हैं, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब मान लीजिए कि गुरु हैं, गुरु कहां पर है? आकाश में। आकाश और पृथ्वी ये दोनों क्या एक बराबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? एक वायुमंडल है, एयर है। इसीलिए अगर जुपिटर जैसे कोई प्लेनेट जो कि एयर एलिमेंट को दर्शाते हैं वो अर्थ एलिमेंट में जाके बैठ जाए, यानी कि 1 नंबर की राशि में बैठ जाए या 2 नंबर की राशि में बैठ जाए, उस स्थिति में क्या होता है कि गुरु जो है वो थोड़े से अपने आप को असहज महसूस करते हैं। जैसे कि सूर्य और मंगल जो कि अग्नि तत्व हैं, जब वो जल तत्व में जाएंगे तो असहज हो जाएंगे। उसी तरीके से जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो जिन भी भावों के स्वामी होंगे गुरु, वो थोड़ी सी चुनौतियां उन भावों के साथ महसूस करेंगे। इसी तरीके से सूर्य और मंगल जिन भी भावों के स्वामी होंगे, अगर वो जल तत्व में गए तो वहां पे उन्हें थोड़ी सी चुनौती महसूस होगी। अगर वो फायर एलिमेंट में ही रहते हैं तो फिर आपको एंगर और एग्रेशन जैसी शिकायतें भी हो सकती है। इसीलिए यह ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रह अपने नक्षत्र में जा रहा हो तो वो थोड़ा सा बैलेंस फैक्टर ले ले। अब देखिए राशियों को आपके सामने ब्लेंड करके बता रहा हूं।
हमें पृथ्वी तत्व चाहिए, ठीक। पृथ्वी तत्व क्या हो, कहाँ मिलेगा, राशियों के आधार पे। पृथ्वी तत्व आता है 2 नंबर की राशि में, वृषभ राशि में। और नक्षत्र जो है रोहिणी, कृतिका और मृगशिरा, वो भी आते हैं कहाँ पर, 2 नंबर की राशि में। ऐसे स्थिति में हम ये कहेंगे कि बुध अगर वृषभ राशि में बैठा तो काफी ज्यादा बलवान है। और जो आपका बुध का डोमेन है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो एक प्रोफेशन, आपकी जो एक स्टेबिलिटी होगी चीजों के साथ एनालिसिस करने की, एनालिटिकल एबिलिटीज, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगी अगर बुध वृषभ राशि में आ जाए तो, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि बुध को हम मेष राशि में देखेंगे तो मेष राशि का तत्व है फायर, आग है, और पृथ्वी के ऊपर आग है। अब अगर पृथ्वी तत्व का ग्रह पृथ्वी पर आग लगी हुई है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो असहज होगा। ये अलग बात है कि पृथ्वी अपने आप की एक सपोर्ट करती है, क्योंकि वो एक आपको ग्राउंड देती है जिसके ऊपर फायर खड़ी हो, लेकिन वहां पर उसकी जो अग्नि है वो थोड़ा सा परेशान करेगी। तो बुध कंपेयर टू एरीज अपने आप को ज्यादा अच्छा समझेंगे, ज्यादा अच्छा मानेंगे कहां पर, वृषभ राशि में। इसी तरीके से 4 नंबर की राशि कर्क राशि है। कर्क राशि भी जल तत्व की राशि है, ठीक है। इसके बजाय 3 नंबर की राशि जो है वो कहीं ना कहीं हवा से प्रभावित एयर एलिमेंट है। अब पानी और हवा जो है वो एक तरीके से ह्यूमिडिटी बन जाता है, इसीलिए 3 नंबर की राशि में अगर शुक्र या चंद्रमा है तो वो उतने सहज नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा और शुक्र जल तत्व की राशि यानी कि कर्क राशि में है तो चंद्रमा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। शुक्र भी वहां पे कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होंगे। अगर मान लीजिए चंद्रमा या शुक्र जो है वो 5 नंबर की राशि में आ गए तो 5 नंबर की राशि सिंह राशि है। सिंह राशि में जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है। अब जो जल तत्व का ग्रह है वो अग्नि तत्व में आएगा तो फिर कहीं ना कहीं भाप बनने की सिचुएशन होती है। नक्षत्र के लेवल पे वो फिर भी मजबूत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चुनौतियां वहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसी तरीके से फायर एलिमेंट्स के जो आपको प्लेनेट दिख रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, सिंह राशि के आखिरी चरण में, और फिर 6 नंबर की कन्या राशि के अंदर और 7 नंबर में तुला राशि के अंदर। तो जब हम अग्नि तत्व की बात करें तो सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है। ऐसे स्थिति में अगर उत्तरा फागुनी नक्षत्र में मंगल या सूर्य दिखाई देंगे तो काफी ज्यादा बलवान हो जाएंगे। 6 नंबर की राशि जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो जब पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है वहां पर अगर आपके सूर्य और मंगल बैठेंगे तो क्योंकि जमीन के ऊपर आग लग सकती है, वहां पे अपने आप को थोड़ा सा न्यूट्रल रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे। उसी तरीके से अगर बुध आपको उच्च राशिस्थ दिखाई देते हैं तो ठीक है कि वो एक ऐसे वातावरण में बैठे हैं जो कि राशि के आधार पे आपको स्टेबिलिटी अर्थ एलिमेंट देता है, लेकिन नक्षत्र के आधार पे वो अंदर ही अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है जिसकी वजह से बुध थोड़े से असहज हो जाया करते हैं। इसी तरीके से वायु तत्व की राशियां जहां हैं उसमें बात करें, 8 नंबर की राशि में हम देख रहे हैं कि हमें वायु तत्व के नक्षत्र मिलेंगे। तो 8 नंबर की राशि जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट को। इसीलिए जब कभी भी वृश्चिक राशि के अंदर बात होगी तो यहाँ पर क्या है, पानी है, पानी के साथ साथ हवा है, मछलियों का जो सांस लेना है, जो ऐसे जीव हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं, तो वो इस तरीके से काम करते हैं कि वहां पे आपको ऑक्सीजन यानी कि वायु मौजूद है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगी। अगर मान लीजिए एयर एलिमेंट की बात हो रही है और साथ साथ राशि 9 नंबर आ जाए, 9 नंबर की राशि जो है वो फायर एलिमेंट है, और फायर एलिमेंट के अंदर हमने एयर एलिमेंट के नक्षत्र दिए तो वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे अग्नि को बढ़ाने के लिए। इसीलिए जब शनि 9 नंबर की राशि में आएंगे तो जो शनि का कोल्डनेस वाला फैक्टर है वो कम होने लगता है और वो ज्यादा प्रगतिशील हो जाते हैं। 8 नंबर की राशि में जल तत्व है, ठंडक है, तो वहां पे शनि का जो ठंडा वाला प्रभाव है, कोल्डनेस है, वो बढ़ी हुई रहती है या बरकरार रहती है। इसी तरीके से जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 10 नंबर की राशि है। 10 नंबर की राशि फिर आपकी पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व के ऊपर अगर वायु आ भी रही है तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, ठीक है। भाई आपकी जो वायु है वो आगे बढ़ना चाहती है और पृथ्वी जो है वो कहीं ना कहीं उसको या तो रोकती है या तो फिर हम देखते हैं बवंडर आते हैं। इस वजह से जब शनि का 10 नंबर राशि में आप प्लेसमेंट देखते हो तो वहां पे हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हवाएं चल रही हैं। ऐसे कंडीशन में अगर वो अच्छी हवा है तो ब्रीज है, और अगर वो थोड़ी सी बढ़ गई तो टॉर्नेडो है, बवंडर बन जाता है। अब आखिरी में बचता है आपका आकाश, अर्थ एलिमेंट। आकाश तत्व के अंदर अगर हम बात करें, 10 नंबर की राशि मैंने आपको बता दिया वो पृथ्वी है, तो पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, इसके बीच में वायु है, ये दोनों सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए 10 नंबर की राशि के अंदर गुरु उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं कर पाते। 11 नंबर की राशि जो है वो एयर एलिमेंट को दर्शाती है। एयर एलिमेंट को दर्शाने के कारण गुरु को हम कहीं ना कहीं कुंभ राशि में अच्छा मानते हैं,
क्योंकि वहां पे उनका जो तत्व है वो राशि में भी मौजूद है और साथ साथ वहां पे मौजूद नक्षत्रों में भी मौजूद है। 12 नंबर की राशि की बात करेंगे गुरु को लेकर, तो वहां पे क्या होगा कि जो तत्व है राशि का वो जल तत्व है, नक्षत्र का जो तत्व है वो क्या हो गया, आकाश। अब जल कहाँ और आकाश कहाँ, ये दो भी थोड़े से अपने आप में अलग अलग है, क्योंकि इनके बीच में भी क्या आ जाती है, आपकी वायु आ जाती है। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी चुनौतियां महसूस होने लगती हैं जब आप गुरु को मीन राशि के अंदर पाते हैं तब, क्योंकि उसके बीच में जो एयर एलिमेंट है, वायु तत्व है मंडल में, वो आकाश को जल से पूरी तरह मिलने नहीं देता, और आकाश के अंदर जल है ये अभी भी खोज ही चल रही है, तो वो चीज थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग नेचर क्रिएट करती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आएगा कि जब भी ग्रह अलग अलग राशियों में बैठेंगे, आपको राशि के तत्व के साथ साथ नक्षत्र के तत्व को देखना है। बुध जब उच्च का होता है तो राशि तत्व से तो बलवान होता है, लेकिन नक्षत्र के तत्व से परेशान होता है। बुध जब वृषभ राशि में होता है तो राशि और नक्षत्र दोनों तत्वों से बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से शनि जो है वो अगर एयर एलिमेंट को, वायु तत्व को सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो ऐसी राशियों में ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश करेंगे जहां पे उनको वायु तत्व मिलता हो। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। लेकिन यहाँ पे चुनौती क्या होती है, 3 नंबर की राशि के अंदर आपको जल तत्व के नक्षत्र मिलते हैं, तो इमोशंस के साथ भी कंट्रोल करना पड़ता है अपने प्रोफेशंस में, कर्माज में। अगर 8 नंबर की बात करें तो, सॉरी 8 नंबर नहीं, 7 नंबर की राशि की अगर हम बात करें तो वहां पे अग्नि मिलती है, और कहीं ना कहीं वहां पे अग्नि जो है वो फिर शनि को अपने कर्मा को करने के लिए बार बार फोर्स करती है। इसीलिए 7 नंबर की राशि में शनि उच्च होकर ज्यादा से ज्यादा कर्मफल करने का प्रयास करते हैं। 11 नंबर की राशि जो है वो ऊंचाइयों को दर्शाती है, मूल त्रिकोण राशि हो जाती है शनि की, और वो भी कहीं ना कहीं वायु का सपोर्ट में ही है, क्योंकि जो राशि है वो वायु वाली राशि है, और जो नक्षत्र है वो आकाश है। आकाश मतलब बियॉन्ड, आपके एयर से भी ऊपर जाना। ऐसे कंडीशन में 11 नंबर की राशि में भी शनि अच्छा काम करते हैं, और आपके 7 नंबर की राशि में भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका एयर है वो फायर का सपोर्टर होता है। इसी तरीके से आपको अपनी कुंडलियों के अंदर प्लैनेट्स को राशि प्लस नक्षत्र के तत्व के साथ मिला के समझना होता है। जो प्रभाव उनके ऊपर हो रहा होगा वही प्रभाव आपकी कुंडलियों में उन भावों के ऊपर हो रहा होगा जिनके की ये ग्रह स्वामी बनते होंगे। धन्यवाद।